आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जीएसटी जैसे अहम बिल पर होगी बाजार की नजर। संसद सत्र से पहले मूडीज की चेतावनी, जीएसटी जैसे अहम बिल पास नहीं हुए तो रुक जाएगा निवेश, बढ़ेगा डाउनग्रेड का खतरा। थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी से पहले अमेरिकी बाजार सपाट बंद, लेकिन एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत। घरेलू बाजार में आज नवंबर वायदा के सौदों की कटान, ज्यादातर ब्रोकर्स को 7,900 के ऊपर एक्सपायरी की उम्मीद। हीरो मोटो में आज बेन कैपिटल बेचेगी पूरी हिस्सेदारी। 2,570 रुपए से 2,600 रुपए में होगा सौदा। वीडियोकॉन ने आइडिया को बेचा गुजरात और पश्चिम यूपी सर्कल का स्पेक्ट्रम, 3,000 करोड़ से ज्यादा में हुआ सौदा। नमस्कार, एक्शन पैक दिन है आज। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी, पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र की शुरुआत और आज अमेरिकी बाजार बंद है। देखना होगा आज किन लेवल्स के आसपास होगी एक्सपायरी। मैं हूं आशीष वर्मा और मैं हर्षिता सावंत। साथ ही काफी ज्यादा स्टॉक्स में आज खबरों का भी असर देखने को मिलेगा, तो पूरे दिन आपको सीएनबीसी आवाज के साथ रहना है क्योंकि काफी ज्यादा एक्शन आज स्क्रीन पर साफ दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, क्या संकेत मिल रहे हैं। कल हमारे लिए छुट्टी थी, लेकिन 2 दिन का ट्रेड, उस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा। डिम्पी, सबसे पहले एशियाई बाजारों की तस्वीर लेकर आएंगे स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी कुछ बढ़त के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है। निकाई का क्या हाल है, बाकी एशियाई बाजारों में क्या मूड है इस समय? काफी तेज है इस समय एशिया बाजार, खासकर निकाई जो कि जापान का इंडेक्स है। इसके अंदर मोमेंटम इसलिए है क्योंकि लगातार एक्सपोर्ट्स को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो इनके फेवर में आ रही हैं। आप देख भी पा रहे होंगे करीब करीब आधे % की मजबूती है और करीब अब हैंसेंग भी 1% ऊपर आ गया 235 अंकों के साथ। इसके बड़ी वजह यहाँ पे है क्योंकि ईसीबी की बैठक अगले हफ्ते है, जिसमें स्टिमुलस दिया जा सकता है यूरोपियन देशों को, तो जिसका फायदा इन देशों को भी मिलेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, ज्यादातर एक्सपोर्ट उन्हीं देशों को करती है। दूसरा फायदा इनको कच्चे तेल के इंडिकेटर से मिल रहा है क्योंकि वहां पे वापस जो तेजी आई है उसका फायदा ये दिख रहा है कि शायद हो सकता है अर्थव्यवस्था में आगे चल के और तेजी दिखे, जिससे कि इनका एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा। तीसरा, इनके अपने ही देश में एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, काफी हद तक वो फेवरेबल बनाई जा रही हैं और जो करेंसी बेनिफिट है वो स्पेशली जापानीज मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये 3-4 बड़े कारण हैं जो कि एशिया बाजार को इस समय पूरी तरह से तेजी दे रहे हैं। वही अमेरिकी बाजार, क्योंकि 2 दिन के कारोबार पर आज हमने रिएक्ट करना है। बताइए डिम्पी, क्या हुआ है, किस तरह का डेटा और आखिर में क्या संकेत मिलेगा हमारे लिए? देखिए, 2-3 चीजें काफी अहम हुई हैं कल, क्योंकि भारतीय बाजार बंद थे तो जो जीडीपी के आंकड़े आए वापस जुलाई सितंबर के अंदर वो करीब 2% के आसपास थे, जो कि उम्मीद से थोड़े बेहतर रहे हैं। तो उसका रिएक्शन आज इंडियन मार्केट काफी तक डाइजेस्ट करता आपको दिखेगा। इसके अलावा नए घरों की बिक्री करीब 10% के आसपास बढ़ी है, ये बेहतर चीज थी, जिससे कि यूएस मार्केट के अंदर तो हालांकि रेंज रही, लेकिन आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है इस चीज को लेकर कुछ रियल एस्टेट में एक मोमेंटम आपको आता हो दिखे। इसके अलावा जो जॉबलेस यानी कि बेरोजगारी दर थी वो भी उम्मीद से थोड़ी कम ही आई है, तो ये बेहतर आंकड़े थे जो कि यूएस से आए हैं। और कच्चे तेल में जो तेजी है इसका फायदा काफी हद तक यूएस मार्केट में तो एक रेंज में रहा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट से इसके लिए काफी पॉजिटिव इसको देख रहा है और 3-4 जो आंकड़े इकोनॉमिक के रहे हैं इसको भी काफी पॉजिटिव देख रहा है। यूरोपियन बाजारों की अगर बात करें तो वहां पर कुल मिला के जो कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए, जैसे कि थॉमस कुक, लाफार्ज, रिजल्ट बहुत बेहतर थे। उसका फायदा यह हुआ कि जो आतंक से ये घबराए हुए देश थे काफी तक उनको रिलीफ मिला और इंडाइसिस ने परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया। 1-2% तक की बढ़त यूरोपीय बाजारों में भी देखी है। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत आज तो काफी शानदार है। एक बार फिर एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लगभग 25 से 30 अंकों का इजाफा देखने को मिलेगा। आशीष, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में पता नहीं शुरुआती क्यों तो पॉजिटिव है, दोपहर में क्या होगा उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए तो अलग से डोमेस्टिक क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा, ग्लोबल मार्केट में दिन पे हाईलाइट कर रहे थे कि इस साल का सबसे कम नैरो बैंड में ट्रेड होता हुआ नजर आया। क्यों? आज अमेरिकन मार्केट्स बंद हैं क्योंकि थैंक्सगिविंग हॉलिडे है। कल एक छोटा सेशन होता है वहां पे फ्राइडे को आमतौर पे, तो बाजार पोजीशन कर रहा है अपने आप को अगले हफ्ते के लिए, जो कि कहा जा रहा है हर्षदा कि इस पूरे साल का सबसे अहम हफ्ता होने वाला है इवेंट्स के लिहाज से। मंडे को आईएमएफ शायद युआन को
करेंसी में उसमें जो ड्राइंग स्पेशल ड्राइंग बास्केट होती है उसमें इंक्लूड कर लेगा। सिंबॉलिक होगा, लेकिन इससे चाइना की करेंसी और चाइना की अहमियत बढ़ेगी, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। फ्राइडे को सबसे इंपॉर्टेंट वो जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है। ये आखिरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी जब वो 15-16 को फेड बैठक करने वाला है, तो उस पर सबकी नजर रहने वाली है। उसके बाद ध्यान रखें थर्सडे को ईसीबी की बैठक, जो डिम्पल हाईलाइट कर जिसके चलते एशिया में बड़ा तगड़ा मोमेंटम और एक्सपेक्टेड है कि स्टिमुलस आएगा। अच्छा, इस बीच में फेड चेयर जैनेट येलेन 2 बार अगले हफ्ते स्पीच देंगी। 12 से ज्यादा फेड के अलग अलग चेयरपर्सन या ऑफिशियल्स की स्पीच होने वाली है। और फ्राइडे को फिर वो क्रूड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जो तमाम ओपेक की मेंबर्स की बैठक होने वाली है। तो जिस तरह सऊदी अरेबिया के रिसेंट बयान आए, तो बहुत इवेंट पैक्ड हफ्ता है, इसलिए अमेरिकन मार्केट इस समय बड़े कंसोलिडेशन मोड में चाल समझ नहीं पा रहे हैं। और भारतीय बाजारों में अपनी दिक्कतें और आने वाली है कि पार्लियामेंट सेशन में वाकई कुछ होने वाला है। और आप ये जो इंटरनेशनल मार्केट के डेटा इवेंट्स की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा मुझे जो चिंता है ये जो रशिया टर्की के बीच अब किस तरह का माहौल पैदा होगा, क्योंकि वो कमोडिटी मार्केट्स को ड्राइव जरूर कर रहा है। साथ ही यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल छिड़ रहा है या नहीं। ऑफकोर्स वो कहने वाली बात है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी बाजार अगर टूटे वो उस रशियन प्लेन के गिरने के बाद, मंगलवार को जब आखिरी सेशन में दबाव आया तो शायद उस खबर आने के बाद आया था। पर एक बात ध्यान रखें, ग्लोबल मार्केट्स ने काफी अच्छा इन तरह के इवेंट्स को पचा रखा है। इसीलिए आपने देखा था पेरिस अटैक के दिन ही अगले मंडे को रिएक्शन के बाद ही ट्यूसडे को बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स अपनी नॉर्मल चाल चलने लगे। इनफैक्ट क्रूड के मार्केट भी अपनी नॉर्मल चाल चलने लगे थे। तो इस तरह के इवेंट मोटा मोटी पचा रखें अंटिल अनलेस वर्ल्ड वॉर 3 जैसे सिनेरियो में हम पहुंचे हैं, बाजार वाकई उस पर तवज्जो दे। अदरवाइज एक दिन का 1 घंटे का नीजक रिएक्शन, उसके बाद हम यूज्ड टू हो गए शायद इस एनवायरमेंट। थोड़ा सा असर जरूर हम ये समझ चुके कि फाइनेंशियल मार्केट्स पे इसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस एटलीस्ट नहीं है अंटिल अनलेस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहीं गिर जाए। अब तक नहीं है। और ऐसी चीजें हमें कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एफआईआईज पर फोकस करते हैं, जो यहाँ पर आंकड़े देखने को मिले हैं। पिछले सत्र में आपको याद होगा आखिरी 1 घंटे में ही वो गिरावट देखने को मिली और वो संकेत साफ मिल रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बड़ी बिकवाली की, करीब 540 करोड़ इन्होंने बेचे। इसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, क्योंकि 532 करोड़ की खरीदारी कैश में हुई है। लेकिन वायदे बाजार में कुछ पोजीशंस आप देखें तो एफआईआईज खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पोजीशंस बड़ी हैं तेजी की तरफ। अच्छा, एफआईआई की बिकवाली कैश मार्केट में इंपॉर्टेंट है। बीच में जिस लग रहा था कि एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, जब हम देख रहे थे बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर्स आ रहे थे, अब वापस वो बिकवाली का प्रेशर है। लकीली अब तक तो डीआईएस मैच कर रहे हैं, पर वो एफआईआई की बिकवाली कैश मार्केट में रुक नहीं रही है। जहां तक आप आंकड़े की बात कर रहे थे कि वायदा बाजार में 310 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी हुई है, ध्यान रखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में एक बिकवाली हुई है। कुछ शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए वहां पे नजर आए। प्रीमियम 2 पॉइंट से घटकर 1 पॉइंट के आसपास पहुंचा था। निफ्टी रोलओवर्स, हालांकि रोलओवर्स पिछली 3 एक्सपायरी से मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि एक मार्केट हॉलिडे अचानक पड़ गई तो शायद वो लाइक टू लाइक कंपैरिजंस नहीं होंगे, लेकिन रोलओवर्स मोटा मोटी उसी लाइन पर है। 55% एवरेज औसत था पिछली 3 एक्सपायरीज का, इस बार 54% निफ्टी का है। मार्केट वाइड 61 के मुकाबले 59 के आसपास आपको नजर आएगा। जहां तक बिल्डअप की बात है, वही आंकड़े वही हैं, 7800 से 8000 के बीच में। हमारे एक्सपायरी पोल कह रहा था 7900 के ऊपर एक्सपायरी, यानी कि इन लेवल से 70 पॉइंट के आसपास का गेन। तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा इवेंचुअली आज दिन के दौरान मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो देखना होगा। एटलीस्ट आज एशियन क्यूज पॉजिटिव है, तो वो एक पॉजिटिव है आज हमारी एक्सपायरी के लिए। ऑफ कोर्स, और एक्सपायरी के लिहाज से मैं वही डेटा पढ़ रही थी कि नवंबर सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां पर आया है, तो कॉल 8000 का कॉल काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ, जहां पर हमने देखा लगभग 60 लाख शेयर देखे गए हैं। 7800 का पुट, यानी कि वो 200 पॉइंट का जो बैंड है उसी में बाजार थोड़ा सा अटका हुआ है। अच्छा है, संकेत ये है कि शायद हम 7800 के नीचे इतने ज्यादा फिसलेंगे नहीं। हालांकि दिसंबर सीरीज में अब तक का जो एक्शन, और मेरे ख्याल से ये रोलओवर के नंबर्स हैं कि 8500 के कॉल में 30 लाख शेयरों का 8500 ये मैक्सिमम बिल्डअप है। लेकिन ध्यान रखिए मेरे ख्याल से परसों के ट्रेड में 7800 भी दिसंबर सीरीज में बड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आया था। हाँ, लेकिन मैक्सिमम बिल्डअप इंडिकेट करा है कि 8000 से 8500 के बीच में वो अगली सीरीज की शुरुआत, इस तरह का बिल्डअप इंडिकेशन आ रहे हैं। और नीचे के लेवल में 7800 को होल्ड करने की पूरी उम्मीद यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही यहां पर आज के लिहाज से अगर फोकस किया जाए कि क्या ओपनिंग ट्रेड रहेगा, तो शुरुआती तेजी तो डेफिनेटली बनेगी, ये संकेत साफ हो गए हैं। बिल्कुल बनेगी। उसके बाद ध्यान रखिए आज वो पार्लियामेंट का सेशन है। अब तक तो बड़ा हल्ला था, एक तो पहले तो हम एज्यूम कर रहे थे वॉश आउट होगा ये सेशन, यानी कि कुछ नहीं होने वाला। फिर बीच में खबरें आई कि जीएसटी को लेकर सरकार एक्टिव हो रही है, वित्त मंत्री साहब मुलाकात कर रहे हैं अपोजिशन लीडर से, तो कुछ होप जागी है बाजार की। उसके बाद हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी ये है
कि अब तक हम 22 से 24% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जीएसटी का समझ रहे थे, वो शायद 18% होगा। वाकई अगर ऐसा होता है, हालांकि सेशन लंबा है, 23 दिसंबर तक चलने वाला है शीतकालीन सत्र, इस बीच में अगर वाकई जीएसटी पास हो जाता है तो एक गेम चेंजर हो सकता है। उसके बाद वो लैंड बिल को लेकर सिलेक्ट कमेटी की बैठक चल रही थी, राज्यसभा में अटका हुआ है। कुछ 3 मुद्दे हैं 14 में से जिसपे अपोजिशन अभी भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं वो लोग। अगर वो सब कुछ हो जाता है, रिफॉर्म्स के फ्रंट पे वाकई पुश आ जाता है, तो फिर हमें ग्लोबल ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो अटकेगा, दिक्कतें हैं। और वैसे भी इस पार्लियामेंट सेशन में ध्यान रखें, जिस तरह से बिहार में अपोजिशन की जीत हुई है, तो हल्ला तो मचना ही है। अब वो तेवर तो दिखाएंगे, बिल्कुल तेवर तो दिखने ही वाले हैं आपको। इस बीच मूडीज की ओर से एक कॉशन आया है संसद सत्र के ठीक पहले, जहां पर हम देख रहे हैं सियासी गलियारों में काफी ज्यादा गहमा गहमी है। मूडीज ने चेतावनी ये दी है, उन्होंने रिपोर्ट जारी की और कहा है कि अगर रिफॉर्म की आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है या फिर ये धीमी पड़ जाती है तो भारत में निवेश रुक सकता है। रेटिंग एजेंसी ने यह कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की पूरी संभावना बन गई है और इसका असर भारत समेत दूसरे देशों पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में अगर भारतीय सरकार जीएसटी और जमीन अधिग्रहण जैसे अहम सुधारों को लागू नहीं कर पाती है, इससे देश में आने वाले निवेश पर गहरा असर पड़ सकता है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ढेर सारे शहर हैं जिसमें आज एक्शन देखने को मिलेगा। उन्हीं में से हम छांट कर लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 स्टॉक्स, जहां पर आज सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिलेगी। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ होगी, हम आपके सामने रखेंगे ये 10 शहर इस छोटे ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं, तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग इंडियन एडवाइजरी लीग.com का प्लेटफॉर्म है, जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी। और हर कैटेगरी में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाले विजेता को मिलेगी शानदार ऑडी कार। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर, और अब बात करेंगे स्टॉक्स की। ऐसे कौन से वो शहर हैं जहां पर आज खबरों का असर पूरी तरह से देखने को मिलेगा। बारी है टॉप 10 स्टॉक्स की और हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनम मेहता और डिम्पी कालरा। बताइए किन शहरों पर आज रखें नजर। हाय, गुड मॉर्निंग हर्षिता। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के साथ करेंगे। आज ब्लॉक डील के जरिए यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल हीरो मोटोकॉर्प से पूरी तरह एग्जिट करेगी। लगभग 1.5% की हिस्सेदारी या फिर लगभग 30 लाख शेयर्स बेचे जाएंगे। इस बिकवाली के लिए जो प्राइस बैंड है वो 2,570 रुपए से 2,600 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है। बेन कैपिटल पूरी तरह एग्जिट कर देगा। इसके जरिए बेन कैपिटल लगभग 800 करोड़ रुपए जुटा पाएगा। खबर आज रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी है, क्योंकि ये रिलायंस इंफ्राटेल में हिस्सेदारी बेचने की जो डील है इनकी, उसको काफी क्लोज आ चुका है और अगले 10 दिन में हो सकता है खबर आ जाए। ये पीटीआई के हवाले से खबर है और इस डील का जो साइज है करीब 22,500 करोड़ रुपए के आसपास है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज यूएसएफडीए ने कंपनी के 3 प्लांट्स पर जो वार्निंग लेटर जारी किया था उनके डिटेल सामने आ गए हैं। यूएसएफडीए ने इस लेटर में काफी सख्ती बरती है, काफी सारे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। यूएसएफडीए के मुताबिक तीनों प्लांट्स में नियमों का पालन नहीं किया गया है, काफी दिक्कतें पाई गई है और कंपनी ने दिक्कतों को सुलझाने के लिए भी पूरी कोशिश नहीं की है। इसके अलावा अदानी के शेयर पे आज नजर रख सकते हैं। असल में अदानी को पीएफसी की 3 सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पे विलय होता दिखेगा। वो इस वजह से होगा क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन को पावर मिनिस्ट्री से ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस मिले हैं, इनको मंजूरी मिली हुई है और ये छत्तीसगढ़ और रायपुर के आसपास ट्रांसमिशन करेंगे। और खबर इसमें यह भी है कि हो सकता है 25% वॉल्यूम में बढ़ जाए, तो इसलिए अदानी के काउंटर पे आज आप नजर रख सकते हैं। सन फार्मा भी रडार पर रहेगा, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी इजरायल बेस्ड सब्सिडी टैरो फार्मा ने फैसला लिया है कि वे यूएस में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश नहीं करेंगे। इस निवेश पर काफी सारे ब्रोकर्स और एनालिस्ट ने सवाल उठाया था, क्योंकि कंपनी अपने टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए ये कदम उठाई थी, लेकिन सवाल उठ रहे थे कि कंपनी अनरिलेटेड एरियाज में निवेश कर रही है। अब कंपनी ने यहाँ पर फैसला किया है कि वो निवेश नहीं करेगी।
इसके अलावा खबर टाटा मोटर्स पर भी है। वो खबर ये है कि जो यूके में इंजन बनते हैं उसका उत्पादन ये 2 गुना करने का मन बना रही है। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो निवेश होगा, वो करीब 45 करोड़ पाउंड का होगा और आगे चल के इसका फायदा टाटा मोटर्स को भी मिलेगा क्योंकि जेआरआर की जो बिक्री है उससे टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स और आंकड़े काफी बेहतर होते हैं। आदित्य बिरला केमिकल्स में एक फंड एक्शन देखने को मिला है जहां पे मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने कंपनी के 6 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वहीं ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने कंपनी के 1.5 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, तो यूनिफाई एआईएफ ने कंपनी के लगभग 1 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। इसके अलावा खबर स्पाइसजेट को लेकर है। थोड़ा दबाव आ सकता है इस पे क्योंकि इनके पास करीब 100 करोड़ रुपया कर्ज इनको देना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और उन्होंने ये कहा है कि जब आप कर्ज का भुगतान करें तो हर रोज 15 लाख रुपया ज्यादा दें जो पहले देते थे। चलिए, सभी स्टॉक्स आप नजर में रखें। इसके अलावा आज वीडियोकॉन और आइडिया पर भी नजरें रहेंगी क्योंकि देश में पहला स्पेक्ट्रम सौदा हो गया है। वीडियोकॉन ने आइडिया को गुजरात और पश्चिम यूपी सर्कल का अपना स्पेक्ट्रम बेच दिया है। यह सौदा 3,300 करोड़ रुपए में हुआ है। आइडिया 4G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगी। इस डील के बाद हमारे संवाददाता दीपक साहू ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत और वीडियोकॉन टेलीकॉम के सीईओ अरविंद बाली से खास बातचीत की। देखिए, 2 सर्कल हमने बेचे हैं, गुजरात और यूपी वेस्ट। वो हमने आइडिया को बेचे हैं 3,310 करोड़ में ऑल कैश डील। आगे वे अहेड क्या है और किन सर्कल्स में यहाँ पर बात चल रही है? 2 सर्कल्स में एग्जिट करने की बात है ओवरऑल, और वैल्यूएशन ओवरऑल किस तरह के मिल रहे हैं? तो हमारे 4 सर्कल हमने डिसाइड किया था जिसके बारे में बात चल रही थी, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, बिहार, और साथ में गुजरात की बहुत डिमांड आई थी तो गुजरात को ऐड किया था। तो ऑलरेडी 2 सर्कल अच्छे प्राइस के ऊपर, मतलब जो भी हमने डील किया, लेकिन बाकी 2 सर्कल्स के ऊपर अभी काफी लोगों से डिस्कशन चल रही है। हम अपना देख रहे हैं कि कहां से बेस्ट वैल्यूएशन आएगी। काफी एडवांस स्टेज में है, हो सकता है जल्दी आपको पता लगेगा, बट 3,500 से 4,000 करोड़ की रेंज में बाकी 2 स्पेक्ट्रम जो कि यूपी ईस्ट और बिहार का, वो भी थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी 2 बचे सर्कल्स हैं यहाँ पर, एमपी और हरियाणा, उन सर्कल्स में एग्जिट का कोई प्लान है या फिर उसको सहेज के रखने की यहाँ पर वीडियोकॉन की? देखो, वो जो 2 सर्कल हैं उसमें हमारे ऑलरेडी कस्टमर बेस बहुत अच्छा है और वहां पे हम चाहते हैं कि जल्दी से हम 4G सर्विस लेकर आए। ऑलरेडी टेस्टिंग्स वगैरह चल रही है, कुछ लोगों से हमारी बात चल रही है। हम अपना जो स्पेक्ट्रम है 4G सर्विस के लिए देंगे। इसमें क्या हमारी भी जरूरत है और पार्टनर की भी जरूरत है। उनके पास 4G का स्पेक्ट्रम नहीं है और हमारे पास 4G का स्पेक्ट्रम है। ओके, तो चलिए आज ट्रेड में आइडिया सेल्युलर और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे। आइडिया सेल्युलर ने ये जो 2 सर्कल्स में स्पेक्ट्रम खरीदा है 4G का 3,300 करोड़ रुपए में, ज्यादातर लोग मानते हैं वैल्यूएशंस काफी महंगे थे, तो आइडिया पे शायद आज दबाव हो। और आइडिया पे दबाव इसीलिए भी क्योंकि वैसे बिजनेस के लिहाज से लॉजिकल डिसीजन था इन सर्कल्स में जहां पे प्रेजेंस नहीं थी 4G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, क्योंकि भारतीय ऑलरेडी मूव कर चुका है, रिलायंस जो जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो लॉजिकल था। लेकिन ये दिखा रहा है किस तरह से एग्रेसिवनेस अब स्पेस में आ रही है, किस तरह से महंगे मूल्यांकन पे यहाँ पे स्पेक्ट्रम एक्वायर किया जा रहा है। तो आइडिया के लिए शायद दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन किसी के लिए दिक्कत, किसी का फायदा होगा। तो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज यहाँ पे 2 ही सर्कल में बेच के 3,300 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। शायद इस स्टॉक को रडार पे रखें और बचे हुए 4 सर्कल्स में जहां स्पेक्ट्रम है, कहा जा रहा है वहां पे बड़े दिग्गज प्लेयर्स भारतीय जैसे शायद इच्छुक हो सकते हैं उन स्पेक्ट्रम्स में, उन सर्कल्स में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। तो ये दोनों स्टॉक्स आपके रडार पे रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेंगे। ब्रेक के बाद आज स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर जो सामने आया है वो डॉक्टर रेड्डीज का। डॉक्टर रेड्डीज पर कई सारी ब्रोकरेजेस, कई सारी दिग्गज ब्रोकरेजेस अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आई। क्या कहना है उन ब्रोकरेजेस का, ये जानेंगे। साथ साथ हमारे साथ राजेश सतपुते जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज इस अहम कारोबारी सत्र में किस तरह से ट्रेड इनिशिएट करें, किस तरह से मार्केट्स के चार्ट नजर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब मार्केट्स पे एक कॉल लेने का वक्त आ गया है। हमारे साथ राजेश सतपुते जो कि सीनियर एनालिस्ट है मंगल केशव सिक्योरिटीज में जुड़ रहे हैं। राजेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बेहद अहम दिन, आज नवंबर वायदा की एक्सपायरी है, काफी इवेंटफुल डे है। एक तो एक्सपायरी के लेवल्स पे होगी और आज ट्रेड किस तरह से इनिशिएट करें, किस तरह की चाल नजर आती है सर? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी पहले तो क्या कर रहा है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मुझे लगता है निफ्टी में जो हम लोग अर्लियर बात करते थे, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है और ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का जो लोअर एंड था वो था 7,700।
इनफैक्ट वो जो चाइना का न्यूज था उसके बाद वो लेवल तोड़ा भी था, लेकिन उसके बाद वो रिगेन किया है। तो मुझे लगता है कि ऑन ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 7700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एज फार एज द एक्सपायरी इज कंसर्न एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज कंसर्न, मुझे लगता है कि 7820 एंड 7830 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट हमने पिछले हफ्ते से देखा है वो मेंटेन कर रहा है खुद को, और सामने मुझे लगता है 7920 का टारगेट। सो यू कैन से 782030 के ऊपर रहेगा तब तक बाय है। स्टॉप लॉस मिनिमम 50 पॉइंट होना चाहिए, और अपसाइड में 7920 का टारगेट है। चलिए, आप कह रहे हैं 7920 का टारगेट, यानी कि पूरे चांसेस हैं 7900 के ऊपर की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी की ओर से क्या संकेत मिल रहा है? क्योंकि पिछले सत्र में भी अगर बाजार में दबाव बना, बैंकिंग शेयरों ने ज्यादा नीचे खींचा, 70 पॉइंट टूटा। कितने चांसेस है कि हम यहां पर तेजी देखेंगे? हर्षदा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैंने पिछली बार भी बात किया था कि निफ्टी में लगता है कि निफ्टी में ओवरसोल्ड ज्यादा है, और टेक्निकली निफ्टी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि टेक्निकल पुलबैक लेने की चांसेस ज्यादा है। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो वीक है, और मैं यही कहूंगा कि जब तक बैंक निफ्टी 17200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये ट्रेंड वीक ही रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि निफ्टी लॉन्ग है और बैंक निफ्टी शॉर्ट है। आई डू अंडरस्टैंड कि जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट न करे तब तक निफ्टी चले कैसे, बट द ट्रेंड इज समथिंग लाइक इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड हियर। तो 17200 के ऊपर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर निकल जाए तो मैं यही मानूंगा कि फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म रैली जो है वो बहुत आगे आएगी, क्योंकि जो पीएसयू बैंकिंग और जो प्राइवेट बैंकिंग है जैसे कि आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, और इवन पीएसयू में एसबीआई है, दे आर लाइंग एट लोज, जो रिसेंट लोज थे उसके आजू बाजू में ही है। तो अगर बैंक निफ्टी में पुल बैक आए, इन स्टॉक्स में पुल बैक आए, तो मुझे लगता है 17200 का लेवल निकाल दे, और मे बी आई कुड गो रॉन्ग एंड अगेन यू विल से टेक्निकल बाउंस और एक रिलीफ रैली इन ओवरऑल सेक्टर्स। ओके, तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से यहां से 210 पॉइंट के आसपास एक रैली आती है, 17200 के बियॉन्ड जाता है, तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग का सारा और शायद अच्छे मूव्स आते हुए नजर आए। रडार पे रखें। निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी, शायद 7920 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आए। राजेश, वैसे 20-30 पॉइंट के आसपास के गैप अप की तो इंडिकेशन निफ्टी दे रहा है एशियन मार्केट्स के तर्ज पे। उसके एड ऑन टू दैट उन लेवल्स के आसपास भी यहां पे खरीदारी करने की हिम्मत कर लूं ना मैं आज? हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट सुबह जो मैं न्यूज देख रहा था कि जीएसटी पास होने के चांसेस है इस सत्र में, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ बिट पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड इट कुड बी आल्सो लीड फॉर ए रिलीफ रैली। सो डेफिनेटली मुझे लगता है अगर 20-30 पॉइंट पॉजिटिव भी होता है देन आई थिंक दैट वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर टुडे। ओके, चलिए, राजेश हमारे साथ बने हुए, साथ साथ अब हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब जुड़े हैं। विकास, कैसे देख रहे हैं? एक तो आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, राजेश हाईलाइट भी कर रहे थे, टेक्निकल एनालिस्ट भी अब कीनली वॉच आउट कर रहा है जीएसटी जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। क्या लग रहा है सर, एक वॉश आउट या कुछ होने वाला है? आप लोग कुछ फैक्टर इन कर रहे हैं? हम लोग ने कुछ प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन करना शुरू कर दिया है क्या कि कुछ होने वाला है इस बार सेशन में? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आज पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, सेशन तो स्टॉर्मी रहने वाला है, इंटॉलरेंस को लेके भी कुछ इश्यूज है, तो बाकी चलेगा नहीं चलेगा उस पर तो एक अटकल लगाना थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि जो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सेशन है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये जीएसटी जो बिल है वो पास कराने में सरकार सक्षम हो सकती है, जिसका कि एक्चुअली देखने में आ रहा है कि जिस तरह सरकार की एक बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया है, जिस तरह से उन्होंने जो कांग्रेस के सजेशंस है उनको भी थोड़ा बहुत कंसीडर करने की बातें करी है, तो मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही अब इस बात पे सहमत होंगे कि जीएसटी को इस सेशन में पास कर देना चाहिए। हालांकि कितना डाइल्यूट होता है, कितने कंडीशंस मानते हैं या बदली होते हैं, वो देखने की भी जरूरत होगी, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि जीएसटी वुड बी पास्ड इन दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, पूरी तरह से उम्मीद यही बनी हुई है कि रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ेगी और शीतकालीन सत्र जो आज से शुरू होगा, लेकिन आशीष ये याद रखना चाहिए कि पहले 2 सेशंस में ज्यादा काम नहीं होगा। मंडे से पूरा एक्शन शुरू होने वाला है, क्योंकि तब जीएसटी बिल, उसके बाद ऑफ कोर्स लैंड बिल पर चर्चा, ये सारे मुद्दे आएंगे, तो सोमवार से पूरा एक्शन दिखेगा। लेकिन अभी से हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी है, उम्मीद बिल्ड पहले 2 सेशन जो आप कह रहे हैं जो 2 दिन होने वाले वो एक्चुअली
कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन को कोमेमोरेट करने के लिए है। तो ऑपोजिशन जानता है कि आप इसीलिए कर रहे हो ताकि जो इंटॉलरेंस को लेकर हल्ला होना है, जो विकास जिस बात की हाईलाइट कर रहे थे, शायद इन दोनों में हो जाए और फिर नॉर्मल कामकाज होने वाला है वहां पर। ये सरकार की उम्मीद है, ये स्ट्रैटेजी है, कह लीजिए मंडे ऑनवर्ड अच्छे से काम कर पाएंगे। देखना होगा कि ये वाकई में हंगामेदार सेशन होता है, काम होता है, या फिर सिर्फ हल्ला होता है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन FII ब्रोकरेजेस ने डॉक्टर रेड्डीज पर क्या कहा है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। GST जैसे अहम बिल पर होगी बाजार की नजर। संसद सत्र से पहले मोदीज पुट की चेतावनी, GST जैसे अहम बिल पास नहीं हुए तो रुकेगा निवेश, बढ़ेगा डाउनग्रेड का खतरा। थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी से पहले अमेरिकी बाजार सपाट बंद, लेकिन एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत। घरेलू बाजार में आज नवंबर वायदा की सौदों की कटान, ज्यादातर ब्रोकर्स को 7,900 के ऊपर एक्सपायरी की उम्मीद। हीरो मोटोकॉर्प में आज बेन कैपिटल बेचेगी पूरी हिस्सेदारी, 2,570 रुपए से 2,600 रुपए में होगा सौदा। और वीडियोकॉन ने आइडिया को बेचा गुजरात और पश्चिम यूपी सर्कल का स्पेक्ट्रम, 3,000 करोड़ से ज्यादा में हुआ सौदा। और विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की नजर आज किन शेयरों पर है, बताने के लिए जुड़ रही हमारी सहयोगी नियति। आज सबसे इंपॉर्टेंट तो डॉक्टर रेड्डीज है, वो जो यूएस का वार्निंग लेटर पब्लिक हुआ है, उसके बाद ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? डाउनग्रेड कर रहे हैं सीधी तरह से। जेएम फाइनेंशियल की सबसे पहले रिपोर्ट लूंगी। डाउनग्रेड करके अब इन्होंने बिकवाली की सलाह दे दी है, 2750 तक का लक्ष्य दे रहे हैं, 18% की गिरावट दिखा सकता है। शेयर मेंटेन कर रहे हैं अपना जो FI 17 और 18 यानी अगले 2 साल के जो आय के, एबिटा के और EPS के जो लक्ष्य इन्होंने 9 से 24% तक घटा दिए हैं। CLA से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। आगे ये जो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं US FDA को, ये काफी ज्यादा क्रूशल होगा। पूरा मामला सुलझने में 18 से 24 महीने लगेंगे। क्रेडिट स्विस मेंटेन करा अपना न्यूट्रल का कॉल। दूसरे जो प्लान्स का अप्रूवल है उस पर अब असर देखने को मिल सकता है। टारगेट प्राइस 4,000 से घटा के 3,600 तक का करें, मगर नोमुरा कहता है कि डेटा की इंटेग्रिटी पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा है। आज जो स्टॉक में करेक्शन होगा वो खरीदारी का एक बेहतरीन मौका होगा। चलिए, ये है डॉक्टर रेड्डीज पर राय। आप नियति हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स पर भी देखेंगे, क्या समझेंगे आपसे कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जो लेटर आउट हुआ है जिसमें वो साफ तरीके से कहा गया है कि US FDA को क्या क्या आपत्ति थी डॉक्टर रेड्डीज को लेकर। विकास बताइए, स्टॉक पहले इस खबर पर पिटा है, लेकिन अब क्योंकि और डिटेल्स आ गए हैं, कितना गिर सकता है शेयर? देखिए हर्षिता, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये जो न्यूज है वो ऑलरेडी बाजार में थी, और जो US FDA का इंस्पेक्शन चालू है या जिस तरह की वार्निंग उन्होंने दी है, बट जब ये लेटर आज पब्लिक डोमेन में आया है और लेटर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसको देखते हुए स्टॉक में गिरावट तो जरूर देखने को मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता इट वुड बी मोर देन 2 to 3%, उससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। बाकी ग्रेजुअली अगर और कोई नेगेटिव न्यूज आती है, या जैसे हमने हाल ही के कुछ दिन पहले देखा था, एक दिन जो US में एक लॉ कंपनी ने एक लॉ सूट फाइल किया था, उस दिन 10% के करीब की गिरावट आई थी, उस तरह का सिनेरियो मुझे नहीं नजर आता। बट आई वुड थिंक कि अगर कोई सब्सटेंशियल डाउनसाइड किसी कारण से इस स्टॉक में आता है और स्टॉक कुछ 3,000 के आसपास के लेवल्स पे आता है, तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने का एक बहुत अच्छा मौका होगा। ऑलरेडी 1,000 रुपए अपने रिसेंट हाइस, 4,400 का मेरे ख्याल से सालाना हाइस था इस काउंटर का, वहां से बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। दिक्कत की बात यह होगी कि US FDA की जो वार्निंग लेटर पब्लिक हुआ है, उसके बाद अगर बाकी एजेंसीज यानी कि UK जैसी अगर फोकस करती हैं, वापस रिविजिट करती हैं, तो वो दिक्कत की बात हो सकती है स्टॉक के लिए। लेकिन हाँ, ओवरहैंग बना रहेगा। नियति कह रही 12 से 24 महीने का समय लग सकता है विवादों को सुलझने में, तो अपसाइड तो कैप्ड है इस लिहाज से। लेकिन एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी आज ट्रेड में फोकस में रहेगी, वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, विंड पावर में खर्च करने वाली थी ताकि कुछ टैक्स इंसेंटिव्स कमा सके, शायद वो प्लान रद्द हो रहा है। नियति, क्या कहना है ब्रोकरेजेस का सन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर?
बेहतरीन डेवलपमेंट है, इनफैक्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट कह रहा है। CLSA अपना मेंटेन कर रहा है खरीदारी का कॉल, 975 रुपए तक के लक्ष्य दिए इस डेवलपमेंट के बाद। इनका मानना है कि जो बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेच आना था वो कम होगा। साथ साथ में जो कैपिटल एलोकेशन के फियर्स थे निवेशकों के मन में वो अब हटते हुए नजर आएंगे। 38% की तेजी ये स्टॉक यहाँ पे दिखा सकता है। सन फार्मा के बिजनेस मॉडल पे इनको काफी ज्यादा भरोसा है। बार्कलेज भी अपग्रेड का कॉल दे रहा है, अब अपग्रेड करके इसको ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 27% की तेजी दिखा सकता है ये शेयर भी, ऐसा मानना है बार्कलेज का। चले, बार्कलेज और CLSA कह रहे हैं जो भी सन फार्मा ने अब निर्णय लिया है कि US में वो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाएंगे, वो एक अच्छी खबर है। स्टॉक में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन टेलीकॉम शेयरों में आज काफी एक्शन। नियति, FII ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? आइडिया और वीडियोकॉन के बीच वो जो स्पेक्ट्रम डील हुई है, इसको कैसे देखा जा रहा है? डील बहुत महंगी हुई है, सिटी का ये मानना है, और खातों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा। बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 8% इस साल इनका जो डेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इनफैक्ट इनका मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय इंफ्राटेल इनका टॉपिक है, और अब आगे जो वीडियोकॉन अपने स्पेक्ट्रम बेचने वाले हैं उसमें बिहार और यूपी जो बहुत क्रूशियल सर्कल्स हैं इसको भारतीय रोपन करने की कोशिश करेगा। जेफरीज भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है आइडिया पर। 130 रुपए तक के लक्ष्य इन्होंने भी दिए हैं। चलिए नियति, बहुत धन्यवाद आपका। जो तमाम स्टॉक्स आपने हाईलाइट करें, डॉक्टर रेड्डीज पे तो हमने बातचीत करी, सन फार्मास्यूटिकल्स, इसके साथ साथ आइडिया और वीडियोकॉन पे बातचीत नहीं हुई। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। इस ब्रेक के बाद उन स्टॉक्स पे कॉल लेंगे, आज किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर, और ढेर सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिलेगा। हमने अब तक बात की है डॉक्टर रेड्डीज की, लेकिन जैसे FII ब्रोकरेजेस ने एक कॉल दिया है वीडियोकॉन और आइडिया की डील पर भी, उनका मानना है ये महंगी डील है, उस पर मैं राय लेती हूं। और टेक्निकल चेक राजेश फिर मैं आपसे लेना चाहूंगी। आइडिया के शेयर में सब लोग कह रहे हैं कि ये सौदा जो है महंगा है। उन्होंने 2 स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, 3,300 करोड़ में 4G सर्विसेज को बूस्ट करने की पूरी कोशिश है, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं। अब स्टॉक पर आज क्या राय रहेगी? चार्ट पर स्थिति क्या है? हर्षदा, आइडिया में जो एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, आइडिया का जो करेक्शन चालू हुआ है वो रफली 202 से चालू है, और वहां से लेके 125 तक ये गिरा है। सो इट्स अ बिग करेक्शन। उसमें एक रिलीफ रैली हमने देखी थी हाल में 140 तक, 141 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि 145 जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो काम करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि इसने जो रिसेंट लो किया था 122 का, उसके नीचे इमीडिएट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एज फार एज द इलियट इज कंसर्न जो 3 वेव करेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है आइडिया। सो मे बी न्यूज के चलते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा बहुत हल्कापन आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 122 के नीचे आइडिया नहीं जाना चाहिए। अब वैसे आइडिया जो कदम उठा रहा है अपने बिजनेस को ऑनगोइंग बेसिस पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 4G फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश है ये, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सौदा महंगा हुआ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विकास, इसका मतलब अब इन कंपनीज पे दिक्कतें सामने आ रही हैं। रिलायंस का जो जियो का लॉन्च होने वाला है, उससे पहले इनकी बैलेंस शीट अब लगातार स्ट्रेस होना शुरू हो चुकी है। इनको अपने लॉन्चेस प्रीपोन करने की लगातार कोशिश शुरू हो चुकी है। आइडिया शायद फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 16 में अपने लॉन्च दिखाए, क्योंकि भारतीय ऑलरेडी मूव कर चुका है। टेलीकॉम एज अ स्पेस में अब अपसाइड्स कैप्ड हैं, एटलीस्ट जब तक रिलायंस जियो का लॉन्च ना हो जाए, जब तक ये क्लैरिटी ना आ जाए किस हद तक प्रेशर होगा, किस हद तक फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट होगा। देखिए आशीष, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिलायंस जियो के लॉन्च के कारण इन सबको बहुत अर्जेंसी हो गई है। और जैसा कि हमने देखा, ये आइडिया ने जो स्पेक्ट्रम खरीदा है वो जो मार्च में जो ऑक्शन हुए थे उससे डबल दैट प्राइस उन्होंने खरीदा है। बट मेरी राय में गुजरात और वेस्टर्न यूपी जहां पे ये लीडरशिप पोजीशन में है, इधर नंबर 1 है या नंबर 2 है, वहां पे इनको बहुत जरूरी हो गया था कि अपनी 4G सर्विसेज रोल आउट करें, बिकॉज आजकल डेटा जो है वो एक मेजर कंपोनेंट हो गया इनके रेवेन्यू का। और अगर ये नहीं करते तो हो सकता है वोडाफोन या भारतीय एयरटेल इन सर्कल्स में स्पेक्ट्रम एक्वायर करती। सो लुकिंग एट ऑल दैट, मेरे हिसाब से इन्होंने जो डील करी है लॉन्गर रन में सस्टेन करने के लिए काफी अच्छा किया है। बाकी प्राइस, सॉरी, नियर टर्म प्रेशर रहेगा। सॉरी आशीष, हाँ, बट नियर टर्म में जरूर, चूंकि डील एक महंगे भाव में हुई है तो बाजार में एक नीजर के रिएक्शन रहेगा। बट आई डू नॉट सी
क्या वीडियोकॉन ट्रैक करते हैं? वीडियोकॉन खरीदेंगे 3,300 करोड़ रुपए 2 ही सर्कल का मिल गया, अभी भी 4 सर्कल इनके पास पड़े हुए हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम। देखिए आशीष जी, अगर ये न्यूज मुझे मार्केट आवर्स से पहले मिलती तब तो बिल्कुल खरीदने की जगह होती, बट आज मुझे लगता है स्टॉक खुलेगा ही गैप अप, हो सकता है कैश मार्केट का स्टॉक है, लिक्विडिटी कम है, तो यू नेवर नो, इट कुड ओपन इन 20% अपर सर्किट, तो फिर आई डू नॉट थिंक कि देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट स्टॉक। चलिए, वीडियो कॉल में आप अफरा तफरी में तेजी ना करें, क्योंकि स्टॉक एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, यानी कि एक अच्छी उछाल के साथ खुलेगा, तब शायद और पैसे बनाने की संभावना कम है। अगर आपके पास है तो यहां पर आज अच्छा मूव जरूर देखने को मिलेगा। टेलीकॉम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आरकॉम पर राजेश अपनी राय दीजिए, क्योंकि वो जो इनके टावर बिजनेस में डील है वो जल्दी होती हुई दिखाई देगी। पीटीआई ने फिर से खबर निकाली है। अब 9% की तेजी पिछले सत्र में आ चुकी थी, क्या आज और बढ़त आएगी? 71 के आसपास ये स्टॉक कल बंद हुआ था, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सत्र में बंद हुआ था। हर्ष, मुझे लगता है कि आरकॉम में परसों जो तेजी आई थी और उसमें एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था नेक्स्ट मंथ में, तो मुझे लगता है कि आरकॉम में तेजी सस्टेन हो सकती है। रादर अगर आप देखो तो ओवरऑल एडीजी पैक ने कॉन्ट्रा बाइंग में बहुत अच्छा काम किया है और इनफैक्ट बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है, और मुझे लगता है कि आरकॉम इज वन काउंटर की जहां पे एक अभी भी अपटिक और यू कैन से एक बाइंग आना बाकी है। इनफैक्ट परसों एक अच्छा इंडिकेशन मिला है, तो मुझे लगता है 68.50 69 शुड बी द बेस ऑन इमीडिएट बेसिस। वो एक बेस के तौर पे काम करेगा, विच इज नथिंग बट इट्स 200 डेज मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर तेजी रहेगी। तो मे बी कल जितना कि जैसे कि 9% का एक बड़ा उछाल हमने देखा, तो मे बी स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग इनिशियल सेशन में आ सकती है और मे बी गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है अगर 68 एंड 69 के आसपास का भाव मिलता है तो मच बेटर। अपसाइड में मुझे लगता है जो इमीडिएट बैरियर रहेगा दैट विल बी समवेयर नियर 76। अगर ये लेवल निकाल दे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका जो रिसेंट हाई था रफली 84 का, वो एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो अच्छा मूव आ सकता है। 84 के प्रीवियस हाईस को टच करने का दमखम, खबरें बड़ी स्ट्रांग है, वैल्यू अनलॉक करती हुई नजर आएगी शायद ये कंपनी जल्द ही। राजेश और विकास हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज ध्यान रखें, नवंबर सीरीज की एक्सपायरी है, किस तरह का बिल्डअप है, क्या इंडिकेशंस हैं, एक्सपायरी कहां होगी, अगली सीरीज के लिए क्या रुझान बन रहे हैं, सब पे बातचीत। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। कई सारी चीजों पर बाजार आज अपनी नजर रखेगा। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों का असर, लेकिन आज वायदे बाजार की एक्सपायरी भी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7,900 के ऊपर ये एक्सपायरी होगी। हमने ब्रोकर्स पोल कराया था, उसमें 50% लोगों ने कहा है 7,900 के ऊपर एक्सपायरी होगी। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे। सिद्धार्थ नमस्कार, बताइए आप भी उस कैंप में हैं जो उम्मीद कर रहा है 7,900 की एक्सपायरी, या फिर आपने कुछ और पढ़ा है डेटा में? गुड मॉर्निंग। मैं वो कैंप में नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉल राइटिंग। अगर आप पुट कॉल रेशो देखें ये सीरीज में, जनरली हर्षदा साल में 2 या 3 बार हम लोग बात करते हैं पुट कॉल रेशो के बारे में कि अगर ये 0.7 के आसपास आता है तो एक बड़ा बाउंस आता है। लेकिन इस सीरीज में लगातार 0.7 से लेके 0.79 के बीच में पुट कॉल रेशो रहा है और हमने देखा है कि मार्केट में कुछ खासे बाउंस नहीं है। और उसका मेन रीजन ये है कि काफी सारी कॉल राइटिंग की गई है जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो नीचे आया है। और नॉट जस्ट वीकर हैंड्स, स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने भी काफी सेलिंग की है कॉल ऑप्शंस की। और अगर मैं रुपए की कमजोरी देखूं, एफआईएस की सेलिंग अगर मैं जिस तरह से देख रहा हूं, जिस तरह से रोल ओवर्स हो रहे हैं विच आर सजेस्टिंग दैट निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादातर शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा बाउंस आज के सेशन में आ सकता है। मेरा ये मानना है कि अराउंड 7800 7850 यानी कि जो करंट स्तर है इसके आसपास या स्लाइड नेगेटिव बायस से ही एक्सपायरी होगी। एंड इट इज डिफिकल्ट दैट मार्केट में फाइंड दैट मच ऑफ हेडरूम कि वो 7900 के ऊपर जाके क्लोज हो। तो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हुए राजेश मानते थे थोड़ा सा अपसाइड शायद देखने को मिले यहाँ से, लेकिन सिद्धार्थ का मानना है कि डेटा ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा दबाव शायद इन लेवल्स के आसपास है, इससे नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। 7830 था प्रीवियस क्लोज। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करना होगा, मार्केट के ट्रेंड को आपको भापने की कोशिश करनी होगी। लेकिन एक स्टॉक जिस पे विकास बातचीत नहीं हुई वो सन फार्मास्यूटिकल्स का। टैरो फार्मा इन्वेस्ट करने वाला था विंड एनर्जी एसेट्स में ताकि टैक्स
एग्जेम्पशंस मिल सके, रिबेट मिल सके। अब वो प्लान ड्रॉप कर दिया, शेल्फ कर दिया। काफी लोगों ने कंसर्न्स भी जाहिर करे थे। ये स्टॉक मेरे ख्याल से ट्यूसडे को अपने साल के लोज पे बैठा हुआ था। क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में? और अगर ये प्लान शेल्फ कर दिए गए, गिरा दिए गए, तो सुजलॉन के लिए बुरी खबर? देखिए आशीष, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। ये स्टॉक अपने साल के न्यूनतम स्तर पे था परसों जब इस क्लोज हुआ। बट ये जो न्यूज है ये सर्टेनली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, बट मुझे बहुत ज्यादा एक अपसाइड इस न्यूज पे नहीं लगती, बिकॉज जो ये स्टॉक में हमने अपने ऊपरी लेवल से जो गिरावट देखी है उसका एक और जो मेजर कारण था वो इनके जो हलोल प्लांट पे जो यूएस एफडीए की जो वार्निंग है उसके ऊपर था। और तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये चूंकि ये स्टॉक बहुत वीक बंद हुआ था और फिर ये पॉजिटिव न्यूज है तो इसमें भी गैप अप ओपनिंग जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है 20-30 रुपए की आज तेजी हम देख सकते हैं स्टॉक में। बट एक लंबी अवधि के लिए वो लेवल्स भी अच्छे रहेंगे इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। बट इस न्यूज पे उससे ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लगती है। बाकी फिर आने वाले दिनों में हलोल प्लांट के ऊपर इनका जो यूएसएफडी का क्या रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जहां तक सुजलॉन का सवाल है, सुजलॉन के लिए सर्टेनली थोड़ा नेगेटिव होगा, बट मुझे नहीं लगता सुजलॉन इनके जो निवेश करने की न्यूज पे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। तो आई डू नॉट सी अ मेजर डाउनसाइड इन सुजलॉन एज फार एज दिस न्यूज इज कंसर्न। चले, सन फार्मा में ज्यादा तेजी नहीं और सुजलॉन में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी इस खबर को लेकर, क्योंकि याद रखिए कनेक्शन क्या है। सन फार्मा के जो प्रमोटर है उन्होंने सुजलॉन में हिस्सेदारी ली और उम्मीद यही थी कि अगर सन फार्मा विंड एनर्जी बिजनेस में पैसा लगाएगा ज्यादा ऑर्डर सुजलॉन के हाथ आएंगे। यहां पर ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये फिलहाल विकास सेठी की ऑब्जर्वेशन है, ये उनके एनालिसिस है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद लेकर आएंगे फ्री ओपन सेशन और पहला सौदा देखेंगे आज किस तरह की शुरुआत भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी और खासतौर से रुपये की चाल कैसी रह सकती है, इस पर भी रहेगी नजर ब्रेक के बाद।